हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर। गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार मैं फिर करिश्मा के साथ हाजिर हूं तमाम रिपोर्ट्स और बड़ी खबरों के साथ, और आपको वो जानकारी भी देंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यानी कुछ जानकारी ऐसी भी देते हैं हम करिश्मा तो सुबह सुबह देनी बहुत जरूरी रहती है। लेकिन शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से जुड़ी एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी भारत आसियान के वर्चुअल सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। वियतनाम के पीएम गुयेन तन जुंग भी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और भारत के साथ आसियान समूह के 10 देश इसमें हिस्सा लेंगे। कोरोना के चलते पटरी से उतरी है अर्थव्यवस्था, जिस पर चर्चा इस सम्मेलन के अंदर होनी है। और आपको हम बता रहे हैं कि वर्चुअल सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ भारत के साथ आसियान समूह के 10 देश हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आसियान देशों की बात करें तो भारत के आसियान के जो वर्चुअल सम्मेलन होने जा रहा है उसमें खासकर इकोनॉमी को लेकर चर्चा होनी है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पे पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से कोरोना का कहर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में देखने को मिला है, इसके चलते कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, पटरी से उतर गई है। ऐसे में तमाम देशों के जो अध्यक्ष हैं और नेता हैं वो इस वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से, किन उपायों से इस समस्या से निपटा जाए। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान के वर्चुअल सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान उनके साथ वियतनाम के पीएम गुयेन तन जुंग भी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो तमाम चीजों पर आज चर्चा होने वाली है और इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ ही भारत के साथ ही तमाम 10 देश ऐसे होंगे जो हिस्सा लेंगे। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते रहे हैं और जो आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये नारा पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन किस तरीके से अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है, क्योंकि 5 ट्रिलियन की बात भी केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, आयु कहिए बीजेपी सरकार की तरफ से की गई, लेकिन आखिर उसको पटरी पर कैसे लाया जाए कि दुनिया के जब तमाम देश आएंगे एक साथ, क्योंकि हम इस वक्त भारत आसियान का जिक्र कर रहे हैं तो 10 देश इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और खासकर वियतनाम की अगर बात करते हैं तो वियतनाम के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं और इकोनॉमी को लेकर बात होगी कि कैसे उसको बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, और साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया था कि जिस तरीके से लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये के बीच ये बैठक हो रही है, तो ऐसे में तमाम चीजें हैं जिन पे चर्चा होगी। चीन को लेकर भी ये मुद्दा उठ सकता है और जिस तरीके से उसका रवैया रहा है उससे लेकर भी चर्चा हो सकती है। और दूसरी बड़ी चीज होगी कोरोना वायरस, कि आखिर किस तरीके से इस महामारी से निपटा जाए और किस तरीके से अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति रही थी पूरे कोरोना काल में, इसे लेकर तमाम देशों ने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की थी और जिस तरीके से उनके तमाम लॉकडाउन हो चाहे अनलॉक की प्रक्रिया हो, जो तमाम चीजें भारत में लागू की गई थी, इसको भी तमाम देशों ने सराहा था। यही वजह है कि क्या कुछ रणनीति आगे चल के होने वाली है, इस पे भी चर्चा हो सकती है। तो बिल्कुल, बात कोरोना की हो या फिर चीन की हो उसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जब तमाम बड़े देशों की बात करते हैं करिश्मा, तो क्वाड की बैठक भी हुई थी जब जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत वहां पर मौजूद थे। हालांकि इकोनॉमी को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन खासकर चीन को लेकर हुई थी बातचीत। और जब 2+2 की वार्ता करते हैं, क्योंकि जब अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ पर आए माइक पॉम्पियो, और जब 2+2 की वार्ता हुई तो अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार जाए उस पर चर्चा हुई, साथ ही साथ इकोनॉमी में कैसे सुधार लाया जाए उसको लेकर चर्चा हुई। तो भारत के संबंध तकरीबन तमाम बड़े देशों के साथ इस वक्त बेहतर हैं और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान के वर्चुअल सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके बाद संबोधन भी होगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमेशा इस बात का आह्वान करते रहे हैं कि किसी भी महामारी से निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है और इस समय सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी है, तो उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के जरिए वो आह्वान करेंगे कि तमाम देश अपना सहयोग बताएं और किस तरीके से आगे की रणनीति होने वाली है, इस पे चर्चा की जाएगी।
तो बिल्कुल करिश्मा, बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे क्योंकि बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं और सुबह सवेरे हमारा मकसद तमाम बड़ी खबरों से अपने दर्शकों को अपडेट कर देना होता है। बताइएगा केदारनाथ के बारे में, किस तरीके से लोग केदारनाथ पहुंचे। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि केदारनाथ धाम एक बार फिर से अपने श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है और ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगना भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एक महीने में हेलीकॉप्टर से 37,592 यात्री केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ धाम में बनेगा यात्री सुविधा केंद्र। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवा 5 महीने बाद बीते 9 अक्टूबर से एक बार फिर से शुरू हो गई थी और ऐसे में कोरोना काल में 29 अप्रैल से एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई थी। तो बिल्कुल केदारनाथ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में 29 अप्रैल से शुरू यात्रा हुई थी, जिस तरीके से करिश्मा ने जिक्र किया है, लेकिन परिस्थितियां अभी भी कोरोना काल की हैं और वहां पर खासकर बात करते हैं तो मंदिर के अंदर कोई जाता है केदारनाथ के तो मास्क लगाना अनिवार्य होता है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है। आशीष कोहली जुड़ रहे हैं करिश्मा हमारे साथ। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से पिछले कई महीनों से केदारनाथ धाम बिल्कुल बंद हो चुका था, कोई यात्रा नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से शुरुआत हुई है तो जाहिर सी बात है यात्रियों का तांता लगना भी शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने और इस टाइम मैं बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन आज सुबह से इंटरनेट यहाँ पर बंद है तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, वरना हम आपको लाइव विजुअल्स यहाँ से दिखवाते हैं। लेकिन आज काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है क्योंकि 16 तारीख को जो है मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, यानी कि 16 तारीख के बाद जो है मंदिर बंद हो जाएगा। जिस तरह से 19 तारीख को बद्रीनाथ मंदिर बंद होना है, वैसे ही 16 तारीख को केदारनाथ मंदिर बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों में, श्रद्धालुओं में इतना ज्यादा उत्साह है और काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं। हम कल रात को भी यहाँ पर थे और रात को देर रात तक जो श्रद्धालु हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, वो भी आ रहे थे। और जिस तरह से आपने कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज से जो है काफी सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो अभी हाल ही में यह सुविधा शुरू की गई थी और उसके बाद से ही लगातार तमाम यात्री पहुंच रहे थे। अब कहा जा रहा है कि वहां पर एक सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो यात्री देर रात को पहुंचते हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। साथ में खाने का भी बंदोबस्त है क्योंकि जिस तरह से 16 तारीख को यहाँ पर मंदिर बंद हो जाना, जिस कारण यहाँ से लोग जो है ज्यादातर जा चुके हैं, तो एक 24/7 यहाँ पर जो है लंगर भी लगाया गया है जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ताकि किसी को खाने की भी दिक्कत ना आए क्योंकि होटल वगैरह अभी फिलहाल यहाँ पर इसमें बिल्कुल आशीष। और बात अगर करें बद्रीनाथ की, आप तस्वीर कुछ दिन पहले हमें दिखा रहे थे, आप केदारनाथ में हैं, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है क्योंकि कोरोना काल के बीच लोग दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप बद्रीनाथ की तस्वीर दिखा रहे थे जब मास्क के बिना अंदर एंट्री नहीं थी, क्या वैसी तस्वीर केदारनाथ के अंदर भी आपको दिखती है? जी हाँ बिल्कुल, बिना मास्क के तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं है क्योंकि कोरोना काल को लेकर यहाँ पर ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है ताकि ये जो बीमारी है यहाँ पर ना फैले, इसलिए बिना मास्क के कोई भी मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। जो यहाँ पर जो चेकिंग वगैरह रखी गई है ताकि मास्क पहन के ही लोग जो है अंदर जाएं और भगवान शिव के दर्शन करें। काफी ज्यादा रश जो है आज सुबह भी देखा जा रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं चलने के कारण, वरना हम आपको लाइव दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल। लेकिन काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है अभी भी पहुंच रहे हैं और 1-2 दिन हेलीकॉप्टर सर्विसेज रहेगी, उसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी बंद हो रही है क्योंकि 16 को जो है भवन यहाँ पर जो है बंद हो जाएगा। और मौसम का भी जिक्र करिएगा, जरा बताइएगा कैसा केदारनाथ का मौसम है क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं और मौसम का जब हम जिक्र करते हैं तो ऐसे मौसम में वहां पर पहुंचना कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल तो होती होगी। जी बिल्कुल, मौसम से अगर बात करें तो ठंडक काफी ज्यादा है। कल रात को -5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ और इस टाइम भी टेम्परेचर जो है 1 डिग्री के करीब जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मतलब जो हम देख रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जो वातावरण की हम बात करें तो चारों तरफ जो है पहाड़ से घिरा हुआ ये मंदिर है और जहाँ पर एक तरफ पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, दूसरी तरफ जो है आज भी वो दृश्य याद आते हैं जब हम यहाँ पहुंचते हैं, जब यहाँ पर त्रासदी हुई थी। क्योंकि एक तरफ पहाड़ से जहाँ से मंदाकिनी नदी आती है और वहीं पर जो है ये त्रासदी हुई थी, वहीं पर जो है बादल फटे थे, जिस कारण यहाँ पर आज भी यहाँ के लोगों में वो डर
आज जाहिर भी सी बात है, और अभी भी वो मंजर लोगों की आंखों से पूरी तरीके से निकला नहीं है। लेकिन आशीष, अगर अभी बात करें फिलहाल की परिस्थितियों में, तो कोरोना काल भी है, भले ही यात्रा शुरू हो चुकी है और तमाम आपने जैसा बताया कि वहां पर आज भीड़ भी बहुत ज्यादा दिख रही है। ऐसे में गाइडलाइन को लेकर किस तरीके से सचेत है लोग और क्या कुछ वहां पर नियम बनाए गए हैं कोरोना को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं तो कोरोना फैलने का डर भी ज्यादा होता होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अगर यहाँ पर जैसे ही रश बढ़ जाता है मंदिर के आसपास, तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो हो। यहाँ पर जो लोकल वॉलेंटियर्स हैं उनको भी डिप्यूट किया गया है ताकि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। दूसरा, मास्क के बिना तो मंदिर के अंदर एंट्री ही नहीं है, तो लोग भी इस चीज को खुद ही फॉलो कर रहे हैं, मास्क खुद ही लगा रहे हैं और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो कर रहे हैं। एक जगह पर ज्यादा जमावड़ा लोगों का नहीं है और कहीं पर भी अगर इस तरह का होता है तो जो लोकल वॉलेंटियर्स हैं या फिर यहाँ की पुलिस है वो इस चीज से खास ध्यान रखे हुए है ताकि गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आशीष वहां पे बात की जाए, तमाम ऐसे रेस्ट हाउस और तमाम ऐसे गेस्ट हाउस थे वहां पे और रिजॉर्ट्स थे, उनकी बात की जाए तो अब बहुत दिनों से वो बंद चल रहे थे क्योंकि वहां पर यात्री जा नहीं रहे थे। अब इन्हें वापस खोल दिया गया है, तो क्या वहां पर भी तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कोरोना काल को देखते हुए? देखिए, जिस तरह से कोरोना को लेकर यहाँ पर यात्रा बंद थी, उससे क्या था कि जितने भी रिजॉर्ट या फिर धर्मशाला या फिर जो लोकल लोगों के घर थे वो उस तरह से नहीं खुलेंगे जिस तरह से हर साल। बिल्कुल, और जिस तरीके से पर्यटन क्षेत्र को नुकसान हुआ है, क्या शायद ही उसकी भरपाई हो पाए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन अब करिश्मा, बिहार का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो महागठबंधन की अब मीटिंग होने जा रही है, बैठक होगी महागठबंधन की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि हार हुई है तो मंथन तो जरूरी है और जैसा कि हम हमेशा से देखते आए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राबड़ी आवास पर यह बैठक होनी है और हार के बाद महागठबंधन की आज मंथन बैठक है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि अलायंस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और सुबह 11 बजे राबड़ी आवास पर यह बैठक होगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जहां एक तरफ एनडीए की फिर से सरकार बन रही है तो वहीं महागठबंधन को वो नतीजे नहीं मिले जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि शुरुआत तो महागठबंधन ने काफी अच्छी की थी, लेकिन कुछ सीटों से महागठबंधन चूक गई और ऐसे में अब आखिर मंथन होगा कि वो कमी कहां रह गई थी, वो कहां क्या चीजें छूट गई थी जिसके चलते महागठबंधन एक बार फिर से तमाम जो बिहार की जनता है उसे रुझा नहीं पाई, उनसे रिझा नहीं पाई और फिर से एक बार वहां पर एनडीए की सरकार बन रही है। तो ऐसे में महागठबंधन की तरफ से जो हुंकार भरी जाती थी जीत की, अब इसे लेकर आखिर चर्चा होगी कि क्या कुछ कमी रह गई थी। इसी को लेकर आज ये बैठक होने वाली है, राबड़ी आवास पर यह बैठक होगी। 11 बजे बताया जा रहा है कि बैठक होगी, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और हो सकता है कि उसमें तमाम चीजों का जिक्र हो। बिल्कुल करिश्मा, हालांकि आरजेडी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन के वो बिहार के अंदर उभरी है, लेकिन जब महागठबंधन की बैठक होगी तो उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस ने कहां कमी छोड़ दी। क्योंकि जब हम मंच पे देखते थे तो राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा कर रहे थे और कांग्रेस ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर हम 2015 का भी जिक्र कर लें और 2020 का भी जिक्र कर लें तो कमी आखिर कहां पर रह गई है? क्या आरजेडी की कमी रही, या जब हम पूरे महागठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस की कमी रही? उन कमियों को ढूंढने की कोशिश आज की जाएगी राबड़ी आवास पर जब यह बैठक होने वाली है। क्योंकि तेजस्वी यादव की जब हम बात करें तो तेजस्वी यादव अभी तक सामने नहीं आए हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी कि क्या वो अपनी बातों को किस तरीके से रखेंगे, क्योंकि एलजेपी भी प्रेस बिल्कुल, और हर्ष जरूरी भी है कि महागठबंधन इस पूरे नतीजे को लेकर मंथन करे, क्योंकि हर बार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ के तो काम नहीं चलेगा। कमी कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों में ही रही होगी और जिस तरीके से, हालांकि अगर हम सिर्फ तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हुई और जिस तरीके से उन्होंने अपने सीट हासिल की है उससे कोई भी दो राय नहीं है कि उनका जो कैंपेन उन्होंने चलाया था उसमें जनता ने उन्हें काफी पसंद भी किया और बीजेपी ने भले ही वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन के आई हो एनडीए में, लेकिन तेजस्वी यादव की जो वोट शेयरिंग जो उनके खाते में आए हैं वो सबसे ज्यादा है। तो इस बारे में अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस की कमी थी जिसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। ये भी तमाम चीजें हैं जिसमें मंथन होगी।
बिल्कुल, तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर का जिक्र करेगा करिश्मा, क्योंकि कोरोना के बारे में जानकारी देंगे दर्शकों। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से कोरोना के नए आंकड़े जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 1 लाख के पार पहुंच चुका है और वहीं 15,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हम आपको आंकड़ा भी बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में चिंताजनक स्थिति बन गई है। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपने तरीके से फैसले ले रहा है और गाइडलाइन जिस तरीके से लागू की गई है उसको पूरी करवाने की कोशिश कर रहा है कि लोग उसका पालन करें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा भी शुरू हो चुकी है करिश्मा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है और कोरोना संकट से भी जूझ रहा है प्रशासन। तो दोहरी चुनौती कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास है और 1 लाख के ऊपर यह आंकड़ा जा पहुंचा है। 15,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम लगातार आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर भी मामले 1 लाख से अधिक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि तमाम जगहों पर, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, टेस्टिंग बड़े स्तर पे की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो तमाम चीजें होनी चाहिए कोरोना से बचाव के लिए वो की जा सके। लेकिन जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जाए तो कोरोना की एक नई लहर सी आ गई है और ये दोहरी लहर देखने को मिल रही है जहां पर फिर से इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, पहले शहरी इलाकों की हम जिक्र करते थे करिश्मा, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पहुंचा है और कहीं ना कहीं सरकारों को सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है और हमें भी कहीं सोचने की जरूरत है कि हम भी लापरवाही बरत रहे हैं। जब आप निकलेंगे सड़कों पर तो मास्क नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, त्योहारी सीजन है, लेकिन इसमें आपको सोचने की जरूरत है कि अगर खासकर फिलहाल अभी हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो, लेकिन भारत में भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं तो अलग अलग राज्यों में तो प्रदूषण और कोरोना डबल अटैक कर रहा है। बिल्कुल, और अब जिस तरीके से आपने जिक्र किया प्रदूषण का, तो प्रदूषण तो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और ऐसे में अब समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन है। आखिर इन दोनों चीजों से किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और यही वजह है कि सरकारों की चिंताएं भी अब बढ़ चुकी हैं। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पे, हमारी सहयोगी। प्रियंका, जिस तरीके से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो आंकड़े भी 1 लाख से पार पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा आंकड़े हो चुके हैं और लोगों को बहुत गलतफहमी भी थी कि ग्राफ कहीं ना कहीं जैसे कम हो रहा है, कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, तो उतनी ही लापरवाही आम जनता के बीच देखने को मिल रही थी। पर शायद लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना अभी हमारे बीच में है, कहीं नहीं गया है, उतनी ही प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत है। पर अनफॉर्चुनेटली बाजारों में हम देखें या कहीं बाहर इलाकों में देखें तो ना ही सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, ना ही मास्क पहनते हैं। बट स्टिल अगर हम अस्पतालों की बात करूं, हालांकि हमारा जम्मू का जीएमसी अस्पताल जो है वो भी सुर्खियों में रहा, बहुत सारे अस्पताल सुर्खियों में रहे सुविधाएं ना देने के कारण। पर कहीं ना कहीं ये बातें मीडिया में आने के बाद, ये कमियां मीडिया में आने के बाद जो है हालात जो है सुधरते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जीएमसी में जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, की जो सप्लाई है वो कम थी, उसी के चलते वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और सरकार तमाम सुविधाएं कोशिश कर रही है। अच्छा प्रियंका, इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम जम्मू में खासकर देखते हैं, जम्मू कश्मीर में जब मीडिया का कैमरा पहुंचता है तो जीएमसी की आंखें खुल जाती हैं और कैमरे के सामने सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं सब ठीक है, जबकि ग्रामीण इलाकों के हालात हमने देखे कि वहां तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच रही है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो अभी 1 लाख मामले हैं और वो दूर नहीं, जब 4-5 महीने में डबल मामले होंगे। प्रियंका, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ हजारों की तादाद में मामले आ रहे थे, हालांकि 1000 से कम ही आंकड़ा अब देखने को मिलता है कोरोना केसेस का,
पर फिर भी 1 लाख से जो आंकड़ा क्रॉस कर चुका है वो बेहद ही गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अभी भी अस्पतालों में कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। क्योंकि जब मरीजों का, पेशेंट्स का इतना ज्यादा इनफ्लो होगा हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हॉस्पिटल्स के लिए मैनेज करना। और जब हमारा चैनल जीएमसी अस्पताल पहुंचा तभी जीएमसी की आंखें खुली, बिल्कुल आपने सही कहा, पर फिर भी कहीं ना कहीं हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर मरीजों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अभी जो फैसिलिटीज है वो दी जा रही है, पर हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से जो है वहां पे सिस्टम ठीक हो गया है। अब से बहुत सारी कमियां हैं। वेंटिलेटर्स को लेकर बात करें, अभी भी वेंटिलेटर शो पीस का काम वहां पर कर रहे हैं, और साथ ही अगर बात करें ऑक्सीजन प्लांट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसी को देखते हुए जो है अभी भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए प्रियंका तो आखिर क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां रह रही हैं जिसके चलते अब मामले इतनी तेजी से फिर से एक बार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर शुरुआती दौर पे देखें तो मामले काफी कम थे और ऐसा लग रहा था कि ज्यादा बढ़ोतरी वहां पर नहीं होगी, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े 1 लाख से पार पहुंच चुके हैं तो क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि वहां पर भी इतनी तेजी से फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हालांकि प्रशासन की तरफ से 9 रिस्ट्रिक्शन का कदम तो उठाया गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बिल्कुल भी मूवमेंट, नॉन एसेंशियल मूवमेंट पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। बट स्टिल आप देखिए, अगर दिन में बाजारों में इतना रश होगा और लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, या भूल जाएंगे कि कोविड-19 नाम की कोई चीज भी अभी जम्मू कश्मीर में है, तो ये जो आंकड़े बढ़ना है वो लाजमी है। तो आम जनता को समझने की जरूरत है और प्रशासन की तरफ से जो नाइट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, दिन में भी उनको क्रॉस चेक करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है कि लोग कितना ध्यान दे रहे हैं प्रिकॉशंस को फॉलो करने के लिए, एसओपीज का पालन करने के लिए। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन जिस तरीके से आप जागरूकता की बात कर रही हैं, क्योंकि इतना समय कोरोना को लेकर बीत चुका है, अभी तक लोगों में जागरूकता आ जानी चाहिए थी। क्या प्रशासन और जागरूकता लाने के लिए उन ग्रामीण इलाकों में कर रहा है जहां पर टीवी नहीं होता, जहां पर फोन नहीं होता? किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच क्या है कोरोना? बिल्कुल, वहाँ पर अपनी तरफ से ऑफिसर्स ग्रामीण इलाकों में पहुंच के कोशिश तो करते हैं लोगों को जागरूक करने की, फिर भी उतने लेवल पर काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और यहां पर पिछले 24 घंटे में एक नया रिकॉर्ड कोरोना ने बनाया। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यहां पर पिछले 24 घंटे में 8,593 कोरोना के नए केसेस निकल के सामने आए, जबकि 24 घंटे के अंदर 85 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। बिल्कुल, और पूरे नवंबर की जब हम करिश्मा बात करते हैं अब तक, तो लगभग 480 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। नवंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट सामने आई थी और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी ये बातें तमाम कही थी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट भी कहीं ना कहीं अच्छा है, आप ये कह सकते हैं कि 90% के करीब है। लेकिन राजधानी दिल्ली में सिचुएशन और खराब धीरे धीरे करिश्मा होती जा रही है क्योंकि डबल अटैक है। आप प्रदूषण ले लीजिए, साथ ही साथ जब हम कोरोना के केसेस कहते हैं कि बढ़ रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सूक्ष्म कण होते हैं प्रदूषण के 2.5 जिसको हम आंकते हैं, अगर वो जाते हैं तो मृत्यु दर में 10% तक की बढ़ोतरी हो रही है, तमाम रिसर्च भी कहती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं हर्ष, अगर रिकवरी रेट बेहतर भी रहता है लेकिन इतनी तेजी से अगर आंकड़े बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या भी और ज्यादा बढ़ेगी। और देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर ये स्थिति है तो दूसरे राज्यों को क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आपको बता दें कि मामलों में सबसे पहले बीच में हमने देखा था कि किस तरीके से जो मामले थे वो काफी कम होते जा रहे थे और 2000 से भी कम आंकड़े आ गए थे और एक दिन में 500 से 600 मामले आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब जो स्थिति है राजधानी दिल्ली में वो कंट्रोल में आ चुकी है और कोरोना के मामले काफी कंट्रोल हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सिर्फ हम नवंबर का जिक्र करें तो हर दिन मामले 5000, 6000, 7000 और अब तो 8000 से ज्यादा मामले निकल के सामने आ गए, जिसने सभी रिकॉर्ड
तोड़ दिए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली में निकल के सामने आया है। तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर अब कैसे कोरोना के मामले से वो निपटेगी और किस तरीके से क्या कुछ चीजें हैं जो करनी जरूरी है ताकि इस खतरनाक वायरस को कम किया जा सके। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा भी इस समय जुड़े हुए हैं। प्रणय, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आए दिन कोरोना के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और अब तो 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए, क्या अपडेट है? करिश्मा, देखिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी। बुधवार को 8,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और दिल्ली में कुल आंकड़े अब 4,50,000 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी ज्यादा जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। कल बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। सीरो सर्वे का जो रिपोर्ट रखी गई थी उसका हवाला देते हुए ही दिल्ली सरकार अपनी बात को रख रही थी और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसा लगता है कि फटकार लगाई गई, प्रणय नाकाम कहां पे साबित हुई है दिल्ली सरकार का जब हम जिक्र करते हैं? क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब राजधानी दिल्ली का एग्जाम्पल दिया जाता था भारत में, तब बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में कम हो रहे थे। अब ऐसे हालातों में केजरीवाल सरकार और क्या करने वाली है ताकि जो आरोप केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं वो ना लगे कोरोना और प्रदूषण को लेकर? देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि दिल्ली के अंदर कोरोना की ये तीसरी लहर है और उन्होंने ये बात कही थी कि उम्मीद इस बात की है कि कुछ ही दिनों में ये जो पीक है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि फिलहाल अभी कोई कोरोना के मामलों में गिरावट आती हुई नजर नहीं आ रही। कल की अगर हम बात करें तो 13% से भी ज्यादा जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ रहा है, जो एक और चिंता का विषय है। अगर हम दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की बात करें तो उसमें भी अब इजाफा हो रहा है। साथ ही में जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो हर तरीके से दिल्ली के अंदर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये बात भी जरूर है कि फेस्टिव सीजन्स की बात करें, मार्केट्स में भीड़ की बात करें, साथ ही में गिरते तापमान और बढ़ता प्रदूषण, ये सभी चीजें एक साथ मिलके जो इसकी वजह से जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। लोगों ने भी अब काफी हद तक जो लापरवाही है वो बरतनी शुरू कर दी है, उसका भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि मामलों में इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही में हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। बाकायदा अगर हम वेस्ट दिल्ली की बात करें तो वहां पे तो जो डीएम थे उनका बयान भी सामने आया था। उनका ये कहना था कि अगर लोगों ने इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो वो बाजार को भी बंद करवा सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन प्रणय, तमाम चीजें जिस तरीके से देखा जाए सरकार शुरू से ही कहती है कि बाजारों को बंद करा देंगे, तमाम ऐसी गाइडलाइन है जिसका पालन कराएंगे, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं अगर बाजारों में निकले तो वहां पर सरकार की किसी भी गाइडलाइन का पालन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। पहले जिस तरीके से शुरुआती दौर में हमने देखा था कि तमाम जगह दुकानों के बाहर सर्कल बनाए जाते थे, सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम होता था, टेम्परेचर चेक किया जाता था, लेकिन अब ये तमाम चीजें मार्केट्स में पूरी तरीके से नदारद दिख रही है। जाहिर सी बात है लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी है, लेकिन इन चीजों पर सरकार को कितना ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजारों की अगर हम बात करें, और जैसे मैंने उदाहरण दिया वेस्ट दिल्ली का, अभी कुछ दिन पहले सरोजनी नगर में भी भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि जिसके बाद वहां पर मौजूद प्रशासन को मार्केट को बंद कराने का फैसला लेना पड़ा। और उस फैसले के बाद काफी ज्यादा दुकानदारों में और प्रशासन के बीच में झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद अब कई बड़े बदलाव उस मार्केट में किए गए हैं। बाकायदा लोग अब क्यू के जरिए ही मार्केट में जा पा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ये कह रही थी कि अगर आप दुकान पे कोई जाता है, मास्क नहीं होता तो चालान काटे जा रहे हैं,
और ये जानकारी भी दी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं माहौल कैसा है प्रणय, क्या व्यापारियों को डर नहीं है, क्या जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं वो चीजें हैं नहीं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही, या व्यापारी लापरवाही कर रहे हैं या दिल्ली सरकार लापरवाही कर रही है? जवाबदेही किसकी है? देखिए, चालान तो अभी भी काटे जा रहे हैं और मास्क को लेके लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन है, उनकी चालान काटने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अगर हम लापरवाही की बात करें तो काफी हद तक जो लापरवाही है वो आम जनता भी कर रही है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि वो मास्क नहीं लगा रहे, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और बाजारों में जो भीड़ है हर्ष, वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि लोग अब इस वैश्विक महामारी को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जिसे नहीं लेना चाहिए। और जानकारों की भी माने तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। क्या करिश्मा, उम्मीद की जा सकती है कि लोग समझें, सतर्कता बरतें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करेंगे जहां पर अपराध बढ़ रहा है और एक ज्वेलर्स को गोली मार दी गई है। जानकारी हम आपको लखनऊ से पहुंचा रहे हैं क्योंकि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देते हैं, बद्री ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक केसरवानी को गोली मार दी गई। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने दुकान के बाहर उन्हें गोली मारी और दुकान बंद करते समय गोली मारी गई थी। तो घायल अभिषेक केसरवानी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे समेत कई बड़े अफसर वहां पर पहुंचे। लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन दिन दहाड़े मारने की, गोली की तमाम घटनाएं निकल के सामने आ रही है। और अब एक बार फिर से लखनऊ से एक ऐसा मामला निकल के सामने आया जहां पर बद्री ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारने की घटना निकल के सामने आई है। बिल्कुल, हालांकि योगी सरकार कह रही है कि अपराध कम हो रहे हैं। विधानसभा के अंदर पूरा ग्राफ दिखा जाता है करिश्मा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन तस्वीर ऐसे बयान नहीं करती और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है। और जब मीडिया का कैमरा सामने आता है तो सफाई हालांकि योगी सरकार की तरफ से दी जाती है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोली मारी गई है। और उत्तर प्रदेश में यही हालात हर जगह के हैं, सिर्फ लखनऊ की हम बात नहीं कर रहे। लखनऊ, कानपुर, अलग अलग इलाके हैं जहां पर आप ये कह सकते हैं कि खाकी का खौफ अब बदमाशों में खत्म हो चुका है और यही तस्वीर आपको हर रोज देखने को मिलती है। बिल्कुल, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, आए दिन उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हर्ष, जिस तरीके से लेकिन इसी बीच चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस का। अभिषेक है जो कि बद्री सराफ एंड ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है, तो दुकान बंद करके अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे अपने स्वयं के वाहन में, और उसी समय एक गाड़ी द्वारा उनको रोककर गोली मारी गई है। चोट अभी तक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई है। सर शेष और कोई अभी और विस्तृत जानकारी अभी तक मैंने आपको कहा कि अभी हम लोग कितने लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि घायल व्यक्ति के उपचार ज़्यादा आवश्यक थे इस समय, और उसकी व्यवस्था करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं और आगे की इंक्वायरी करेंगे, जानकारी करेंगे और जैसे होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के विकास नगर का, जहां पर एक सराफा व्यापारी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं जिससे वो घायल हो जाता है और उसको ट्रामा सेंटर लाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद है, आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे। ये ट्रामा सेंटर है जहाँ पर घायल सराफा व्यापारी को लाया गया है, उपचार चल रहा है उसका यहाँ पर। और किस कारण आखिर उसको गोली मारी गई, क्या लूट की फिराक में बदमाश थे? जिस तरह से डीजीपी उत्तर प्रदेश के कुछ ही देर पहले आदेश देते हैं कि सराफा व्यापारियों की मार्केट में सिविल ड्रेस में तैनात किए जाएंगे पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें चूक नजर आ रही है जिससे वो घायल हो जाता है। हमारे साथ कुछ सराफा व्यापारी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि किस लिए गोली मारी गई और क्या रहा है। जिस तरह सराफा व्यापारी गोली मारी गई है, क्या लूट की फिराक थी या किस कारण गोली मारी गई है, कैसी गंभीरता? जैसा हम लोगों को पता लगा है कि ये वाकया तो लूट का ही है, क्योंकि यही जिन्होंने ये केस कांड किया है वो कुछ देर पहले दुकान पे भी आए थे और उसके बाद जब ये लोग दुकान बंद करके बाहर निकले हैं तो उन्होंने गाड़ी रोक के अटैक किया है। तो मामला तो ऐसा ही लग रहा है कि लूट का है। उन्होंने लूटने की कोशिश की, सेंटर लॉक वाली गाड़ी थी, गाड़ी खोल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने फायर करके इसको घायल कर दिया और भाग गए।
क्या लोग थे गोली मारने वाले बदमाश या 4 लोग थे? ये किसी गाड़ी से थे, ये मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो अपनी कार से थे। उन्होंने इनकी कार के आगे अपनी गाड़ी रोक के इनको ओवरटेक करके रोका था और उसके बाद ये अंजाम किया। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है, क्या हालत उनकी? और स्टेबल हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि जान का खतरा नहीं है, लेकिन लेट अस सी, सुबह तक देखते हैं क्या होता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगातार आदेश दे रहे हैं सराफा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के, कहीं ना कहीं पे उसमें भारी चूक नजर आ रही है। जिस तरह से जल्दी अभी दीपावली का समय, लाख पुलिस तैनात है चौराहे पर, और उसके बावजूद सराफा व्यापारी को गोली मार के बदमाश फरार हो जाते हैं, तो इस पर पुलिस का सवाल उठता है कि नहीं? बिल्कुल उठता है, क्योंकि पुलिस जो है गुड वर्क में लिए दिन भर तो दिखती है, लेकिन जब व्यापारी रात के समय अपना प्रतिष्ठान बंद करके जा रहा होता है या अपने काम से अपने घर जा रहा होता है, उस वक्त नहीं दिखती है, और सबसे ज्यादा आवश्यकता उसी वक्त होती है। एक केस ये हुआ है, एक केस अभी चौक में हुआ है जिसमें एक छोटे व्यापारी को लूट लिया गया है, जो अभी हमको जानकारी यहीं पे पता लगी है कि आज उसके साथ भी छिनैती की घटना हुई है। जिस समय उनको गोली मारी गई उनके साथ कौन मौजूद था, क्या अकेले थे? उनकी वाइफ मौजूद थी उनके साथ। जी, हमारे साथ ये सराफा व्यापारी थे जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस की चूक नजर आ रही है, और जिस तरह से गोली मारी जाती है और सराफा व्यापारी बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं, उसके बाद राजधानी की पुलिस जागती है और चौराहा पर मुस्तैद दिख के चेकिंग अभियान चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गोली मार के पुलिस पे बदमाश फरार हो जाते हैं, उससे पहले आखिर पुलिस चेकिंग क्यों नहीं कर रही थी जिससे वो पकड़े जाते हैं? राजधानी लखनऊ से JK 24x7 के लिए शादाब आलम। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने, लेकिन अनूप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अपडेट इस मामले में क्या है। अनूप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो तस्वीर हम दिखा रहे थे वो बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश से अपराध की जो तस्वीर मिटाने की कोशिश योगी सरकार कर रहे थे, वो तस्वीर तो यूं की यूं बरकरार है। बिल्कुल हर्ष, तमाम वादे सरकार करती है, पुलिस तमाम वादे करती है, और डीजीपी खुद तमाम जो ऐसे उपाय है वो भले ही कैमरे के सामने या फिर बयानों के माध्यम से दे देते हैं कि सराफा व्यापारियों की सुरक्षा हो रही, व्यापारियों की सुरक्षा हो रही, लेकिन हकीकत में क्या है? आपने देखा कल किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने फायर करके यानी उसके फरार हो गए। वो ये भी बताया जा रहा है कि व्यापारी जो थे वो पहले दुकान में गए थे, यानी पहले से वो रैकी कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हर्ष कि जो बदमाश होते हैं बाकायदा रैकी करते हैं, पुलिस को पता नहीं लगता है, रेकी करने के बाद घटना का अंजाम देते हैं। उनको जानकारी में होता है किस रास्ते से हम भागेंगे और बच जाएंगे, किस रास्ते पे पुलिस होगी, आप पूरी प्लानिंग पहले से तैयार करते हैं, उसके बाद ये घटना का अंजाम देते हैं। वो भी ऐसे लखनऊ में आप देख सकते हैं कि जहां से खुद पुलिस विभाग के मुखिया रहते हो, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहते हो, तमाम वो सुरक्षा के अधिकारी वहां पर रहते हो, तमाम वो मंत्री रहते हैं, वहां पर इस तरीके से अगर घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन अनूप, अगर इस पूरे हालात क्या होंगे? जी बिल्कुल अनूप, लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो यहाँ पर क्या वजह निकल के सामने आई थी? आखिर किस वजह से बदमाशों ने गोली मारी? इसके पीछे क्या लूटपाट का इरादा था या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या वजह निकल के सामने आई? देखिए करिश्मा, इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन प्राथमिक तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां जो व्यापारी था वो अपनी सराफा दुकान में, उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचते हैं यानी मोल भाव करते हैं, अगर रंजिश का कोई मामला होता तो दुकान में जाने के बाद उनको खुद पता लग जाता पहले से रंजिश थी कि क्यों हमारे दुकान पे आया, क्या वजह रही, तो आदमी सचेत हो सकता था। लेकिन एक व्यक्ति अगर दुकान पे जाता है उसके बाद वो फायरिंग करता है, यानी ये भी हो सकता है कि किसी ने इस पर फायरिंग कराई हो या भाड़े के बदमाश हो जिसने उसको मारने का प्रयास किया होगा, रंजिश का मामला आता है। क्योंकि अनजान व्यक्ति को दुकान में जाने के बाद रास्ते में फायर कर देता है तो उसके पीछे कई ही बिल्कुल, और रास्ते में फायर का जब अब जिक्र कर रहे हैं अनूप, क्योंकि योगी सरकार तो विधानसभा के अंदर कहती है कि हर चौक चौराहे पे हमने सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगाए हैं, तो पुलिसकर्मी आखिर कहां थे? ये भी पूरा कांड हो रहा था। बिल्कुल हर जमीनी हकीकत यही है, भले ही तमाम पुलिस वादे करती है, चाहे सीसीटीवी को लेकर के हो, अब लगातार सीसीटीवी खंगाली जा रही है उस दुकान की भी कि वो कौन शख्स था जो वहां पर आया था और फिर उसके किस तरीके से वहां पर पहुंचा। आखिर जो सराफा व्यापारी था उसका परिवार भी, उसके पत्नी भी उसके साथ में थी। तो अगर इस तरीके से घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है तो पुलिस के सामने कहीं ना कहीं चुनौती जरूर हर्ष है, क्योंकि ऐसे अपराध को बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी घातक हो सकता है और खुद पुलिस विभाग के लिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही, भले ही जो विपक्ष है वो सड़कों पर है, सरकार को घेरने का प्रयास करती है, पुलिस को घेरने का प्रयास करती है, लेकिन कहीं न कहीं बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस भले ही अपने आप को हाईटेक कहती हो,
हाईटेक असलहे दे दिए गए हों, हाईटेक ट्रेनिंग कराई जा रही हो और थाने लगातार बढ़ाए जा रहे हों। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाईटेक पुलिस के साथ साथ बदमाश भी हाईटेक हो रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से बदमाशों ने पहले रेकी करते हैं, उसके बाद घटना का अंजाम देकर फरार भी हो जाते हैं, पुलिस को पता भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से वाकई बार बार लगातार जो यूपी के कानून व्यवस्था है इस पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन अनूप, अगर व्यापारी की हालत की बात करें तो अभी तक बताया जा रहा था कि उसे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया था, अभी क्या कुछ हालत बनी हुई है? देखिए करिश्मा, व्यापारी अभिषेक की बात करें तो लगातार वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अपनी भाग्य से अगर बच जाए तो अपनी भाग्य से बचेंगे, क्योंकि डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है अब वो खतरे से बाहर हैं, यानी उनकी जो गोली लगी है वो निकाल दी गई है, ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, ब्लड ज्यादा बह चुका था, इस वजह से उनका इलाज चल रहा। अभी वहां पर रुकेंगे, उनका इलाज शुरू हुआ है और अभी इलाज होगा। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आखिर वो गोली थोड़ा सा अगर अलग हटके लग जाती तो मुझे नहीं लगता कि व्यापारी की बच सकते थे। लेकिन फिलहाल अपनी भाग्यवश बच गए हैं। अब पुलिस इसमें भले ही इस पे, लेकिन भाग्य खराब करने वाले में आखिर खौफ कब आएगा, ये योगी सरकार क्यों जवाब नहीं देती? आपने जिक्र किया थानों को बढ़ा दिया, आपने जिक्र किया पुलिस कर्मियों को बढ़ा दिया, लेकिन बदमाश किस तरीके से फायर करते हुए घूमते हैं ये तस्वीर कोई नई तो है नहीं। लखनऊ हो, कानपुर हो, आगरा हो, ऐसी तस्वीर तो हमेशा आती है। बात है कि खौफ हो बदमाश के अंदर, वो कब आएगा, उसका जवाबदेही कौन देगा? देखिए हर्ष, बहुत अच्छा सवाल आपका है। ऐसे में मुझे लगता है पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ेगा। खाली बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है। बयानबाजी से हर चौराहे पर पुलिस रहती है, हर चौराहों पर चेकिंग चलती है और इस समय यातायात माह चल रहा है हर्ष। तो ऐसे में चेकिंग और होती है तो ऐसे में बदमाश कहां निकल जाते हैं। आखिर वो यातायात माह का भी कहीं ना कहीं पोल खुल गया। कितने चौराहे पार करके वो असलहे लेकर के निकल गया और उसके बाद पुलिस छू नहीं पाई। आपकी यातायात पुलिस या जो फिर हर चौराहे पे अभियान चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी होती है अनूप की लगातार पुलिस तमाम छानबीन की कार्रवाई की बात तो करती है, लेकिन ये तमाम कार्रवाई पुलिस एक्टिव तब होती है जब इस तरीके का कोई मामला हो जाता है। उससे पहले एक्टिव क्यों नहीं होती है पुलिस? उससे पहले कहां सो रही होती है? बिल्कुल करिश्मा, अगर पुलिस इसी तरीके से सड़क पर बनी रहे, चेकिंग चलती रहे, निगरानी रखी जाए, सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए तो शायद इन घटनाओं पे रोक लग सकती है। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लापरवाही इसमें लगातार पुलिस की सामने आती है। आपने देखा होगा जो भी घटनाएं हो रही हैं, आपने इसी में देखा कि जिस तरीके से कोई एक दिन की रैकी नहीं होगी, ये कई दिन से बदमाश रैकी कर रहे होंगे उस सराफा व्यापारी को लेकर। कितने बजे वहां से निकलता है, कौन साथ में रहता है, किस रास्ते अच्छा अनुप, एक बात और, क्योंकि योगी सरकार ने यह भी कहा था कि पुलिस की तरफ से हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब दुकानदार की तो छोड़िए, दुकान में तो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसके आधार पर जांच चल रही है, लेकिन जो पुलिस की तरफ से हर चौक चौराहे पर कैमरे लगाए थे वो क्या अभी किसी भी काम नहीं आए? क्यों अब तक आरोपी दूर हैं? देखिए हर्ष, तमाम सीसीटीवी भले बात की गई है लेकिन वो कागज पर लगे हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे सीसीटीवी खराब पड़े हैं जो निष्क्रिय हैं, काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे, अब आपने देखा इस मामले में उस सराफा व्यापारी के दुकान का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, यानी चौराहे पर लगे, कितनी चौराहे पार आ गया सराफा व्यापारी, इनके पास फुटेज नहीं है, वो गाड़ी वो पकड़ पा रहे हैं कि किस गाड़ी से वो जा रहा था। तो ये सिर्फ हवाई बात है। पुलिस लगातार भले सीसीटीवी की बात करती है लेकिन हकीकत में क्या है, बिल्कुल अब ये तस्वीरें देखने को होंगी कि आखिर को इस पे पुलिस प्रशासन क्या करती है और आगे चल के कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी जो लगातार सवाल बना हुआ है वो जरूर पुलिस और वहां की तमाम कानून व्यवस्था पे है कि आखिर क्यों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनतेरस की, क्योंकि दिवाली से पहले हमारे देश में धनतेरस मनाया जाता है। लेकिन इस साल धनतेरस की तारीखों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि धनतेरस 12 तारीख यानी कि आज है और कुछ कह रहे हैं कि 13 तारीख यानी कि कल है। तो ऐसे में चलिए आपको दिखाते हैं कि धनतेरस की सही तारीख क्या है और अगर आप भी धनतेरस की तैयारियों में लगे हैं तो वो क्या चीज होती है जिन्हें धनतेरस पे खरीदना काफी शुभ होता है और किन चीजों को धनतेरस पे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में।
दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। दिवाली का त्योहार 5 दिन चलता है, लेकिन इस बार ये सिर्फ 4 दिनों का ही होगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी विशेष महत्व है। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली मनाने की परंपरा है। लेकिन 14 नवंबर को दिवाली होने की वजह से इस बार लोग धनतेरस और नरक चतुर्दशी को लेकर दुविधा में हैं। दरअसल इस साल कृष्ण त्रयोदशी 12 नवंबर की रात 9:30 पर शुरू होगी, जो 13 नवंबर को शाम 5:59 तक रहेगी। उदया तिथि और प्रदोष काल में होने की वजह से धनतेरस का त्योहार 13 नवंबर को शुक्रवार के दिन ही मनाना शुभ रहेगा। धनतेरस के शुभ अवसर पर धनवंतरी के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आराधना भी की जाती है। इस दिन कुछ खास चीजों को घर में खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजें धन समृद्धि को बढ़ाती हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। धनतेरस में कलश, हल्दी की गांठ, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया के बीज, सोना चांदी, धातु के बर्तन, खासकर पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। इस दिन कलश खरीदना भी अच्छा होता है। धनतेरस के दिन अगर आप बर्तन लाते हैं तो उन्हें खाली नहीं रखना चाहिए। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी, चावल या किसी दूसरी सामग्री से भर ले। धनतेरस के दिन खिल और बताशे की खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन जहां ये चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, वहीं ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर एल्यूमिनियम, स्टील या लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूलकर भी ना खरीदे। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। इस दिन शीशे और प्लास्टिक की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब हम आपको एक खाकी की अच्छी तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस अधीक्षक की अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से एक अच्छा काम किया गया है। काम ये था कि 90 परिवार ऐसे थे जो शराब बनाने का काम करते थे करिश्मा, लेकिन अब वो काम उन्होंने छोड़ दिया है। अब उन्होंने मोमबत्ती बनाने का काम शुरू किया है और मोमबत्ती किस तरीके से बनाई जा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी एक अच्छी पहल की गई है पुलिस कर्मी। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें इस समय आप मोमबत्ती की देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे, ये वही मोमबत्तियां हैं जो अब एक अच्छे परिवार की तरफ से पहल की गई है। और ये परिवार पहले शराब बनाने का काम करता था, लेकिन अब उस कारोबार को छोड़कर मोमबत्ती बनाना शुरू कर दिया है। और ये कमाल दिखाया है खाकी ने, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक से प्रेरित होकर परिवार ने इस पहल की शुरुआत की है। और परिवार की तरफ से अब आपको बता दें कि करीब 90 परिवारों ने शराब बनाने का कारोबार छोड़ दिया और अब मोमबत्तियों के कारोबार में ये परिवार लग चुका है और मोमबत्तियां बनाने का काम किया जाता है। तो एक अच्छी पहल की गई है और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लोगों को प्रेरित किया गया, उसकी अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली है। तो मिसाल यहाँ पे बने हैं पुलिस अधीक्षक के, किस तरीके से उन्होंने 90 परिवारों को प्रेरित किया और उनके प्रेरणा से ही अब ये तमाम परिवार ऐसे हैं जिन्होंने शराब का कारोबार छोड़कर अब मोमबत्ती का काम शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक पुलिस अधीक्षक से प्रेरित होकर परिवार ने एक सही काम की तरफ अपना रुख कर लिया है। बिल्कुल, क्योंकि रोजगार भी मिल रहा है, प्रदर्शनी लगाई गई है, दिवाली का समय है। ऐसे में अगर उन परिवारों की बात करें तो उन परिवारों को रोजगार मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। और अगर ऐसी पहल अलग अलग राज्यों में या पूरे भारतवर्ष में की जाए करिश्मा, तो तस्वीर कहीं ना कहीं बदल सकती है। फिलहाल वक्त अलविदा लेने का हो चला है, तो अलविदा कह दीजिए। बिल्कुल, तो इसी के साथ आज के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।